करूंगा अगले आर्टिकल का, और ये है हमारे लिस्टेड कंपनी HAL, जो हमारी सरकारी कंपनी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, PSU है ये। अब ये हमारा AMCA प्रोजेक्ट नहीं करने वाली है। जेट फाइटर का जो प्रोजेक्ट था 5th जनरेशन, और ये कंपटीशन रहेगा प्राइवेट कंपनीज के बीच में, जहां पे टाटा, L&T और कल्याणी है। अब स्टेट रन HAL मोनोपोली जो है वो ब्रेक हो सकती है, एंड इट विल नॉट बी बिल्डिंग प्रोटोटाइप्स ऑफ इंडियाज फर्स्ट इंजीनियर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, जो एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है हमारा, जहां पे 3 अलग अलग कंटेंडर है। तो इसकी जो मोनोपोली है, अब इसे कंप्लीटली ब्रेक किया जा सकता है। तो क्या इसके वैल्यूएशन पे भी फर्क पड़ेगा? अब इसके शेयर के दाम पे भी असर आ सकता है लॉन्ग टर्म में, अगर इसी तरीके से इसके जो मोनोपोली स्टेटस एंजॉय करता था ये ब्रेक हो जाता है। तो अब टाटा ग्रुप 2 कंसोर्टिया है, ठीक है, और लेड बाय कल्याणी ग्रुप एंड लार्सन एंड टूब्रो, 3 ग्रुप ऑफ कंपनीज है। तो टाटा ग्रुप तो अकेले खड़ी है यहाँ पे। उसके अलावा 2 कंसोर्टिया है, जहां पे एक कल्याणी ग्रुप है जिसमें और कंपनीज है, और लार्सन एंड टूब्रो है जिनके साथ भी कुछ और कंपनीज है, मिल करके सिलेक्ट की गई हैं एज क्वालिफाइड एंटिटीज, और ये कंपीट करेंगे अब इस प्रोग्राम के लिए। तो डिफेंस सोर्स जो है अवेयर है इस डेवलपमेंट के, उनका ये कहना है कि HAL ने तो क्वालिफाई ही नहीं किया टू बी डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर, और स्पेसिफिकली एक क्राइटेरिया था लिस्टेड में, जहां एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जहां इशू किया गया था टू शॉर्टलिस्ट एंटिटीज केपेबल ऑफ बिल्डिंग AMCA प्रोटोटाइप्स विदाउट इलैबोरेटिंग ऑन द क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया ये नहीं पता, लेकिन एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया उसके बेसिस पे HAL को ही रिजेक्ट कर दिया गया। तो 3 कंटेंडर यहाँ पे हमें नजर आ रहे हैं। अब मैटर ये होगा कि इनमें से कौन लोएस्ट बिडर रहने वाला है, क्योंकि गवर्नमेंट टेंडर्स में लोएस्ट बिडर को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाते हैं। तो HAL के पास करीब 2.5 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक है, और यही इनका सबसे बड़ा चैलेंज है। आप देखिए कितना बढ़िया प्रॉब्लम है इनके पास, ऑर्डर इतने आ गए हैं, अगले 20 साल के ऑर्डर है इनके पास, ये फुलफिल ही नहीं कर पा रहे। ऑपरेशन अगर आप देखोगे तो ऐसा ऑपरेशन एक्सपेंशन उनका हुआ ही नहीं है कि डिमांड को ये मीट कर पाए। कुछ दिन पहले हमारे चीफ ने भी कह दिया था कि उन्हें HAL पे भरोसा ही नहीं है। यस, अब एयरफोर्स अगर ऐसा कह रही है, इट्स अ वेरी सीरियस कंसर्न कि HAL पे भरोसा ही नहीं है हमें कि वो ये प्रोजेक्ट कर पाएगा और टाइम से कर पाएगा। ठीक है, तो HAL इंडिया का लार्जेस्ट डिफेंस फर्म है, डिफेंस कंपनी है। इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू देख लो आप, चाहे इनका ऑर्डर बुक देख लो, इनका मार्केट कैप देख लो, वैल्यू देख लो, एंड डेकेड्स ऑफ लाइसेंस इन मैन्युफैक्चरिंग किया है इन्होंने MiG-21 बनाया, Su-30 MKI बनाया, और ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस भी हैंडल कर रहा है। इसके अलावा रेगुलर रिपेयर और ओवरहॉल ऑर्डर्स भी करता है ये, मेंटेनेंस, रिपेयर, हर चीज। एंड इसने डिजाइन किए हैं और मैन्युफैक्चर किए हैं मल्टीपल मिलिट्री हेलीकॉप्टर वेरिएंट्स भी। तो 15,000 करोड़ का जो AMCA प्रोटोटाइप प्रोग्राम है, ये सबसे कॉन्सिक्वेंशियल डिफेंस प्रोजेक्ट होगा जो प्राइवेट प्लेयर्स इस टाइम पे वर्क कर रहे हैं, डेट ऑफ on to date in terms of complexity of platform, and it is also viewed as an opportunity कि यहाँ पे आप second combat एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन लाइन सेटअप करो और HAL की जो मोनोपोली है ना, इसको आप खत्म करो। तो गवर्नमेंट खुद खत्म करना चाहती है इसके मोनोपोली को, और ऑलरेडी ये बहुत ऑक्यूपाइड है। अगर आप देखोगे तो सिर्फ जो इसके पास तेजस मार्क 1A जो फाइटर जेट्स हैं HAL के पास, इसकी वैल्यू 98,000 करोड़ की है, 180 के ऑर्डर्स हैं इनके पास। ठीक है, अब अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है AMCA प्रोडक्शन का, इसकी वैल्यू तो बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि ये एक जनरेशन 5th जनरेशन है, तेजस यहाँ पे 4th जनरेशन हो गया, राइट, उसे 4.5 भी बोलते हैं लोग, या 4th जनरेशन, तो 5th जनरेशन है ये, तो ज़्यादा एडवांस होगा ये तेजस से। 5th जनरेशन होगा जहाँ पे इवेड करेगा रडार एज कम्पेयर टू मोर कन्वेंशनल 4+ जनरेशन तेजस। तो पहली जो प्रोटोटाइप होगी फ्लाइट की, वो एक्सपेक्टेड है एट द एंड ऑफ 2028-29, जो कि मुझे तो बहुत अर्ली लग रही है जिस हिसाब से आज तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए हैं। एंड जो सीरीज प्रोडक्शन है वो प्रोजेक्ट बिगिन होगा अराउंड 2035 में, विद इंडियन एयरफोर्स लाइकली टू इंडक्ट 7 स्क्वाड्रन्स टोटलिंग 126 जेट्स। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अप्रूव कर दिया एग्जीक्यूशन मॉडल। प्राइवेट और पब्लिक इंडियन डिफेंस फर्म्स यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी है इनके पास कि कंपीट करें AMCA प्रोग्राम के लिए। तो आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आपके लिए फेवरेट कंपनीज कौन सी होगी? कल्याणी ग्रुप होना चाहिए, L&T होना चाहिए, टाटा होना चाहिए, जो ये बिड जीत पाए? आप किसके लिए यहाँ पे रूट करने वाले हो कि इंडिया का 5th जनरेशन जो एयरक्राफ्ट है वो ये ग्रुप बनाए? अब टाटा एडवांस सिस्टम जो है TASL, टाटा ग्रुप का एरोस्पेस और डिफेंस आर्म, इसने तो रिस्पॉन्ड कर दिया टू AMCA EOI इंडिपेंडेंटली। भारत फौज अगर आप देखोगे जो पार्ट है कल्याणी ग्रुप का, ये भी लीड कर रहा है कंसोर्टियम को विद डिफेंस पब्लिक अंडरटेकिंग, BAML एंड प्राइवेट सेक्टर डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम डेटा पैटर्न्स, L&T, ये भी कंसोर्टियम है एक, जहाँ पे DPSU भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इनके साथ मिलकर के ये ग्लोबल एरोस्पेस पार्ट सप्लायर और डायनामाइट टेक्नोलॉजीज को पार्टनर बना करके एक कंसोर्टियम में लीड कर रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंसोर्टियम है, ठीक है, और HAL भी एक कंसोर्टियम है, 2 छोटे प्राइवेट फर्म्स हैं इंक्लूडिंग वेम टेक्नोलॉजीज।
तो वी हैव टू सी यहाँ पे कि क्या किस तरीके से अब आगे चेंजेस आते हैं इंडिया के डिफेंस प्रोग्राम में एंड डिफेंस इंडस्ट्री में, एंड ये बहुत बड़े शिफ्ट होंगे और एक बहुत बड़ी मोनोपोली जो इंडिया में है अभी वो कहीं ना कहीं आगे इससे ब्रेक हो सकती है। सो यू हैव टू कीप अ क्लोज वॉच, क्योंकि डिफेंस में लोगों ने बड़ा पैसा लगा दिया है इस टाइम पे अपने सेविंग्स का, और रिटेल इन्वेस्टर्स तो खासा कर बहुत इन्वेस्टेड हैं, तो उनको बहुत ज़रूरी है कि इसको क्लोजली वॉच करें। 40% इंडियाज एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी हैव जीरो ड्यूटी। अब देखो यूएस के साथ ट्रेड डील हुई है और उसमें कह रहे हैं कि भैया यूएस से आने वाला सारा सामान जो है ना यहाँ पे 0% पे होना चाहिए अगर इंडिया में आ रहा है तो। अब कुछ लोग इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है, बड़े इरिटेटेड है कि यार हम 0% क्यों करें जब आप 18% चार्ज कर रहे हो। तो इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है ना यूएस को, सबसे पहले तो वो ऑलरेडी अट्रैक्ट करता है जीरो ड्यूटी, एंड ये होता है मोर देन 40% शिपमेंट हमारे जिसपे जीरो ड्यूटी है, जीरो टैक्स है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि ऑलरेडी मेजर आइटम्स जो हम यूएस को भेज रहे हैं वो जीरो ड्यूटी पे इंपोर्ट हो जाते हैं। की कमोडिटीज जो इंडिया टू यूएस जाते हैं यहाँ पे जीरो ड्यूटी वाले वो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, बल्क ड्रग्स, और ये टॉप 3 एक्सपोर्ट्स हैं टू यूएस। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टी, कॉफी, स्पाइसेस, इन सब पे कोई टैरिफ टैक्स नहीं लगता, इवन अभी भी नहीं लगा था, ठीक है। और इनकी वैल्यू भी अच्छी खासी है, सिर्फ अप्रैल टू नवंबर अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट $26 बिलियन है आउट ऑफ जो $59 बिलियन का एक्सपोर्ट हमने किया। एंड आप ये देख सकते हो कि थोड़ा बहुत जो टैरिफ लगेगा अभी वो ऐसे आइटम्स है कि जेम्स है, ज्वेलरी है, ठीक है, वहां पे हमें कंपैरेटिवली बेटर होना है। मतलब कि हमारे पे 18% लग भी रहा है, डजंट चेंज अ फैक्ट, डजंट चेंज एनीथिंग अगर हमारे कंपटीटर्स जो थे उन पे हमसे ज्यादा टैरिफ लग रहा है, तो इट्स इवन बेटर। अब बात कर लेता हूँ लेदर सेक्टर की, क्योंकि टैरिफ डील साइन हुआ है तो थोड़ी चीज़ें कवर करते रहने चाहिए हमें। अगर कुछ इन डेप्थ आता है, इन डिटेल आता है किसी चीज़ पर, तो लेदर सेक्टर जो है ना ये बूम कर रहा है यहाँ पे, एंड यूएस और ईयू ट्रेड डील्स, दोनों ट्रेड डील्स इससे बेनिफिट कर सकती हैं। यस, इंडिया और यूएस के बीच में जो अग्रीमेंट है इससे सेंटिमेंट बढ़ गया है लेदर एक्सपोर्टर्स का। अब ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईयर के एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने लिए। इसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है हमारा एफटीए यूरोपियन यूनियन के साथ, तो इसमें भी बहुत पॉजिटिविटी एक्सपेक्टेड है। और अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्री जो शिफ्ट आया है मूड में, इट इज़ वेरी हार्ड टू मिस। जो बूम आया है एंड ऑल मेंबर्स ऑफ इंडियन लेदर प्रोडक्ट एसोसिएशन ये बड़े एक्साइटेड है। और 2026 जो है ना हमें लग रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग ईयर रहने वाला है इंडिया के लेदर इंडस्ट्री के लिए। फ्यूचर भी परफेक्ट है एज वी हैव बोथ द डील्स, जो इंडिया ईयू एफटीए है और इंडिया यूएस का एफटीए है वो, तो दो बड़े सबसे वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ अगर ट्रेड डील होती है ना भाई, तो इसका इम्पैक्ट देखने को हमें मिलता है, और वही यहाँ पे देखने को मिल सकता है लेदर के सेक्टर के लिए भी। तो हमारे राइवल्स कौन है, जैसे यहाँ पे एक तो सबसे पहले तो हम लोग ज़्यादा कम्पिटेटिव हैं किससे, वियतनाम से, चाइना से, बांग्लादेश से, इंडोनेशिया से, क्योंकि इनके ऊपर ज़्यादा टैरिफ लग रहा है हमारे से। सबसे पहले तो ये, जैसे वियतनाम एक मेजर राइवल है इलेक्ट्रॉनिक्स में, गारमेंट्स में, फुटवेयर में, और इसके ऊपर कितना टैरिफ लगा है, 20% का टैरिफ लगा है। और इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड पे 19% का। तो ग्लोबली का इंडिया का जो टैरिफ है ना काइंड ऑफ फेवरेबल है विद लार्ज एक्सपोर्टर्स। ब्राजील पे तो 50% टैरिफ लग रहा है इस टाइम पे, ठीक है। ब्राजील और यूएस के रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं। म्यांमार, लाओस, साउथ अफ्रीका, मैक्सिको, इवन डेवलप्ड इकोनॉमीज जैसे कनाडा, इन पे भी 35% टैरिफ लगा है कुछ आइटम्स पे, ठीक है। मैं पूरे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैक्सिको और कनाडा पे टैरिफ बहुत कम है, आई थिंक सिर्फ 5% ही है, क्योंकि यूएस के साथ ये बॉर्डर शेयर करते हैं तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी भी मिलती है। एंड तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एडवांटेज ऐसा नहीं है कि नहीं है, इंडिया यहाँ पे फ़ायदा उठा सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है एडवांटेजेस को और अपॉर्चुनिटीज़ को। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया जाए तो हमारे कुछ सेक्टर्स जो हैं वो ओवरटेक कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज़ को यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट एक रन का मैदान है मैं कहूँगा, और यहाँ पे हमारे ब्रांड्स और कंपनीज लड़ रहे हैं, क्योंकि सबसे रिच बायर्स यहाँ पे हैं, सबसे बड़े कंज्यूमर्स यहाँ पे हैं, कि कौन डोमिनेट करेगा इस मार्केट को, कौन सबसे बड़ा मार्केट शेयर कैप्चर करेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप रोज़ 15 से 20 मिनट ऐसे वीडियोस को दे सकते हैं। थैंक यू।